नमस्कार, मैं हूं अंकुर मिश्र। स्वागत है आपका हमारे खास शो बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। हैप्पी न्यू ईयर सारे दर्शकों को सबसे पहले। और इस शो के जरिए हम लगातार 1 घंटे आपके बचत और निवेश की बात करते हैं, साथ ही बाजार में कहां निवेश के मौके हैं और आपको कैसे अपनी रणनीति बनानी चाहिए ये भी बारीकी से बताते हैं। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज क्या है खास अगले 1 घंटे में। हर बुधवार महिला दर्शकों के साथ सवाल जवाब आज के शो में रहेंगे। साथ ही महिलाओं को कैसे मिलेगी आर्थिक आजादी, इस पर बात करेंगे। नया साल है तो नए साल में महिलाओं के लिए क्या निवेश के विकल्प मौजूद हैं, इस पर डिटेल में चर्चा होगी इस शो में। साथ ही महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों है जरूरी, इस पर भी सवाल जवाब होंगे और हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे, बदल रहा है हिंदुस्तान, नारी शक्ति की है नई पहचान। बदलते हुए माहौल में किस तरीके से निवेश की सावधानियां रखनी चाहिए, इस पर बात होगी इस शो में। आधी आबादी के साथ आर्थिक आजादी की बात, ये भी हमारे शो में चर्चा का विषय रहेगा। जाने आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली महिलाओं का सफर, तो कैसे एक एग्जाम्पल से बाकी महिलाएं भी सीख सकती हैं, ये उदाहरण इस शो में पेश किए जाएंगे। ब्लू एज की को फाउंडर संचिता मुखर्जी से भी खास बातचीत होगी इस शो में। और हम बात करेंगे कि जो 2025 है वहां पर किस तरीके का हमें होमवर्क करना चाहिए। आज साल का पहला दिन है और इसकी प्लानिंग आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। कैसे मिलेगी आपको आर्थिक आजादी, इस पर इस शो में चर्चा होगी। साथ ही हम आपको बताएंगे कैसे बनाएं बैलेंस पोर्टफोलियो, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो। और अगर आपको सवाल पूछना है तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप करना है 9619873567। आई रिपीट अगेन 9619873567 पर आपको अपने सवाल भेजने हैं और हम जो हमारे गेस्ट हैं उनके माध्यम से आपके सवालों को आंसर करने की कोशिश करेंगे। दो 2025 में पहली बार बनो अपने फाइनेंस मिनिस्टर की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ गए हैं वो है विवेक कारवा। विवेक जी, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर। और आज चूंकि महिलाओं के लिए विशेष शो है, हम महिला दर्शकों से सवाल लेंगे। पहला जो सवाल है वो यूट्यूब के माध्यम से आया है कंचन जी का, और इनका सवाल मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। निपॉन इंडिया स्मॉल में इन्होंने 2000 का निवेश किया है, एचडीएफसी मिड में 3000 का, इसी तरीके से एसबीआई कॉन्ट्रा में 2000 का, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप में 4000 का, कोटक मल्टी कैप में 4000 का, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी 3000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। इसी तरीके से पूरा इन्होंने ये पोर्टफोलियो दिया है जो जिसकी करंट वैल्यू 2,70,000 है। इनकी जो उम्र है 33 साल की है, 15 साल का टारगेट है और 1 करोड़ का इनका 15 साल में 1 करोड़ रुपए ये कमाना चाहती हैं। रिस्क मीडियम गोल बचा के रिटायरमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो इनका जो पोर्टफोलियो है, जो इन्होंने डिटेल्स दिए हैं, सवाल यही है कि क्या ये लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं इस टाइम होराइजन में? पहले तो गुड आफ्टरनून अंकुर जी, आपको भी और सभी दर्शकों को, आपको पूरी ईटी नाउ स्वदेश और ईटी नाउ की टीम को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो आप काम कर रहे हैं लेडी स्पेशल शो, ये बहुत जरूरी है आज के दिन, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सबका, आप तो एक शो भी चलाते हो, सबका अधिकार सबका हक, राइट? तो ये सबका अधिकार और सबका हक होता है। अब आते हैं कंचन जी के सवाल पे। देखिए, इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। अगर आपको 1 करोड़ इकट्ठा, पहले तो मैं थोड़े नंबर्स की बात करता हूँ। अगर आपको 1 करोड़ इकट्ठा करना हो अगले 15 साल में, और समझ लीजिए कि आपको करीबन 12-1% रिटर्न मिलता है,
अब मैं एज एडवाइजर में बहुत ज्यादा नंबर्स, हो सकता है कि रियलिटी में कुछ फंड्स आपको 18-20 भी दिए रहेंगे, लेकिन लेट अस बी, क्या बोलते हैं, एक डाउन टू अर्थ समझ लो कि आपको अगर 12% भी मिलता है तो अगले 15 साल आप अगर SIP करते हो तो करीबन 17,300 रुपया चाहिए होगा हर महीना। और अगर आप लमसम करते हो, फैक्टर इन जो 2,70,000 करीबन आपके पास पड़ा है उसको भी अगर फैक्टर इन कर लो तो करीबन 15,60,000 रुपया अगर आप आज डालते हो तो 15 साल बाद जस्ट 12% रिटर्न में आपको 1 करोड़ मिल जाएगा। ये तो हुआ नंबर्स। अब आते हैं जो फंड लिस्ट है जो कंचन जी ने दिया है। देखिए, मैं एक्चुअली जो म्यूचुअल फंड का शो है ये आज नए साल का पहला शो कर रहा हूं। मैं जनरली स्टॉक्स पे बहुत करता हूं, लेकिन जो मैंने लिस्ट देखा है, 18,000 के लिए आप अगर 6 या 7 अगर फंड्स में SIP कर रहे हो तो ये क्या उसको बोलते हैं ओवर डाइवर्सिफिकेशन। और हर निवेशक को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आपको ये बहुत क्लियर कट रखना है कि आपका फाइनल एम क्या है। जैसे आप उदाहरण के लिए मैं आपके फंड की बात अगर करूं, आपने स्मॉल कैप भी ले लिया है, आपने कॉन्ट्रा भी ले लिया है, और आपने फ्लेक्सी कैप भी है उसमें। तो ये जो मतलब कॉम्पोजिशन है ना, ये कंफ्यूज्ड स्टेज ऑफ माइंड दिखाता है कि फाइनली लेना क्या है। और अगर मोस्टली आप अगर देखो, ये फंड्स का ओवरलैप, इनफैक्ट जो SBI कॉन्ट्रा है इसमें और कोटक मल्टी कैप है, बहुत ज्यादा ओवरलैप है। एक दूसरे का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट सिमिलर है। समझ लीजिए कि 40% 50% आपको ऑलरेडी सेम टू सेम वहां पे दिखेगा। तो इसको आप मर्ज करके एक कर सकते हो। 18,000 की SIP चल रही है, ठीक है। अभी अगर मैं रुकवाऊं और फिर बदलवाऊं तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। लेकिन ये जो कॉन्ट्रा में पैसा है उसको आप फोकस में डाल दीजिए, ताकि लार्ज कैप बाइस ज्यादा रहेगा और आपको 15 से 10, मतलब 12 से लेकर 15% आराम से रिटर्न मिल जाएगा। ये स्ट्रेटेजी ठीक होगी। और अगली बार अगर कोई भी SIP आपकी यहाँ पे रुके तो आप इसको पोर्टफोलियो को कंसोलिडेशन जरूर करिएगा। तो मैं कॉन्ट्रा से निकलने की सलाह दे रहा हूँ, लेकिन उसी फंड हाउस ग्रुप में आप फोकस्ड इक्विटी में आप जा सकते हैं, ताकि आपका ओवरऑल बैलेंस हो जाए। इससे पहले मैं अगले कॉलर की तरफ बढ़ूं, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो कि सिर्फ ना कुछ दर्शक बल्कि बार बार हमसे पूछा जाता है कि जो एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना है, और महिलाओं के लिए मैं ये पूछ रहा हूं कि वो पहली शुरुआत कई बार म्यूचुअल फंड से करते हैं, तो किन विशेष बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। आप चलिए 2025 आज से शुरू हुआ है, आज एक रिविजन क्लास दे दीजिए। तो देखिए अंकुर, यहाँ पे सबसे पहली चीज ये है कि काफी महिलाएं मेरी क्लाइंट्स भी है, और एज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो लेडी इन्वेस्टर होती है वो जनरली रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहती। अब ह्यूमन नेचर ये होता है कि हमको सबसे ज्यादा रिटर्न चाहिए, लेकिन अगर रिटर्न्स में आपको वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी। अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ज्यादा वॉलेटिलिटी भी उसके साथ ऐसे पैकेज ही आती है, वो ऐसे नहीं है कि विदाउट वॉलेटिलिटी आपको रिटर्न मिल जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है तो जो मेल इन्वेस्टर्स है वो लोग फिर भी थोड़े शांत रहते हैं। ये नहीं कि 100% शांत रहते हैं, फिर भी थोड़े शांत रहते हैं। लेकिन जो लेडी इन्वेस्टर्स है वो लोग थोड़ा सा रिस्क अवर्जन प्रिफर करेगी। तो मुझे लगता है कि उनको तो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में ही रहना चाहिए। और इसके लिए मैंने कहा था कि आप स्मॉल कैप में भी हो और सब में हो, ये वैसा नहीं करके आपको अगर बैलेंस रखना है तो देखिए, लार्ज कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, वो थोड़ा सा आपको अग्रेसिव पोर्टफोलियो चाहिए भी तो मल्टी कैप में चले जाइए। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको स्मॉल कैप में अलग से डालना है, क्योंकि क्या होता है, मल्टी कैप आप जैसे लेते हो या फिर फ्लेक्सी कैप लेते हो तो वहां पे एक फंड मैनेजर कॉल भी लेता है कि कौन से पार्ट ऑफ द मार्केट सस्ता है। अगर लार्ज कैप में है तो लार्ज कैप में रहेंगे वो, स्मॉल कैप में है तो स्मॉल कैप में रहेंगे। और मल्टी कैप में क्या होता है कि आपको लार्ज, मिड एंड स्मॉल तीनों एक ही पैकेज में मिल जाता है। अब ऐसा होता है कि अगर समझ लीजिए कि मैं 3 फंड अलग अलग दूं एक ही इन्वेस्टर को, लार्ज कैप अलग, मिड कैप अलग और स्मॉल कैप अलग। अब हो सकता है मार्केट गिरते वक्त आपको दिखेगा कि स्मॉल कैप ज्यादा गिर रहा है और लार्ज कैप गिर रहा नहीं है। तो बेसिक साइकोलॉजी इन्वेस्टर की ये होती है कि सर ये ज्यादा गिरा है, इसको हम लोग बदल लेके आप निकल जाएंगे इसमें से। वही अगर मैं ऐसे पैकेज दे दूं मल्टी कैप, तीनों जो तीनों है उसमें भी सेम सेम ही चीज है, लेकिन आपको अलग अलग नहीं दिख रहा है, ऐसे पोर्टफोलियो दिख रहा है, वहां पे लोग जनरली शांत बैठे रहते हैं और वो फंड जनरली स्टॉप नहीं करते हैं। तो
अग्रेसिव मत रहिए ज्यादा। मेरे हिसाब से आप अगर लेडी इन्वेस्टर है तो आपको पहले तो ये देखना है कि आप सही में वॉलेटिलिटी झेल सकते हो क्या। अगर नहीं झेल सकते हो तो मल्टी कैप एट द मोस्ट आपको लेना चाहिए, या फिर लार्ज एंड मिड कैप के साथ आपको जाना चाहिए कभी भी। हमें लगातार दर्शकों के सवाल मिल रहे हैं और एक सवाल अब मैं पढ़ना चाहूँगा जो कि ईमेल के जरिए अभी अभी आया है हमारे पास। जो रोशनी जी का सवाल है वो ये है कि 31,000 रुपये प्रति माह वो निवेश कर रही हैं म्यूचुअल फंड में। उन्होंने 8 अपने जो लिस्ट है जो उन्होंने सिलेक्ट किए हैं म्यूचुअल फंड्स, वहाँ पे उन्होंने नाम दिए हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप, मेरे एसेट लार्ज मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन 500 मोमेंटम फंड और एडलवाइस मिड कैप 50 मोमेंटम फंड। उनका जो होराइजन है वो 20 साल का है। पूछना यही चाहती हैं कि क्या उनका सिलेक्शन सही है, इस पर आप क्या राय देंगे विवेक जी? अंकुर इसी के बारे में बात कर रहे थे कि देखिए इनका आप जो पोर्टफोलियो अभी अभी मुझे आपने भेजा है, ये बोलते हैं ना, ये सब जगह पे सब चीज बस खाली थीमेटिक नहीं है इनके पास। और स्मॉल कैप है, मोमेंटम है, लार्ज है, मिड कैप है। मतलब यही है कि आपका फाइनली एक तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत सारे फंड्स है। देखिए कई बार क्या होता है कि इतने ज्यादा फंड्स आपके पास रहते हैं ना, तो आप आप मतलब आपको याद भी नहीं रहेगा कि कौन सा फंड हाउस क्या कर रहा है और कैसे चल रहा है। इनफैक्ट इतनी बड़ी लिस्ट है इनके पास। मैं ऐसे डिस्क्लोजर बोल दूं, जो मेरा स्टॉक का पोर्टफोलियो है, इतने स्टॉक्स नहीं है मेरे पोर्टफोलियो में जितने इनके पास फंड्स है। और आप अगर इन सब फंड्स का ओवरलैप देखो, उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, मेरे जेएम और निपॉन इस फंड लिस्ट में सबको आप मर्ज कर सकते हो, कोई भी एक चूज कर लो, या मेरे या जेएम या फिर निपॉन। ऑलमोस्ट सिमिलर कैटेगरी और सेम ये है। हाँ। और दूसरा चीज, आप अगर हो सके तो ये जो निपॉन मोमेंटम है, ये क्या है कि नए नए फंड हाउस से एनओफोस आते रहते हैं और नई नई कैटेगरीज बाजार में रहती है। ये हमको जरूरी नहीं है कि सब कैटेगरी में हमको निवेश करना है। तो ये जो मोमेंटम फंड है, आप उसके बदले मोतीलाल वाले में ही रह सकते हो, क्योंकि मोतीलाल में भी अच्छा मोमेंटम है। आप अगर कंपेयर करोगे तो जो मोतीलाल यहाँ पे है उसका रिटर्न, मोतीलाल मिड कैप का रिटर्न आपको निपॉन 500 मोमेंटम फंड से बेटर है। तो ये सिचुएशन है, आपको मर्ज करना होगा। मैं रिपीट करता हूं, मेरे जेएम और निपॉन को आप एक बना लो, और मोमेंटम जो निपॉन का है उससे निकल के आप मोतीलाल मिड कैप में चले जाओ। आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा छोटा होगा। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिए म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि म्यूचुअल फंड ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड रहते हैं। तो आपको अगर 10 फंड्स लोगे तो बहुत ज्यादा और डाइवर्सिफिकेशन होता है, वहां पे आपका रिटर्न्स भी मार खाता है। सिर्फ एक और पॉइंट अंकुर, म्यूचुअल फंड में भी आपको हर 3 महीना 6 महीने में आपको रिव्यू करना होगा, क्योंकि हर फंड हाउस का भी एक साइकिल होता है। कोई फंड जो आज अच्छा नहीं कर रहा है, मुझे जो पसंद नहीं आ रहा, हो सकता है मैं खुद ही उसको 3 महीने बाद रिकमेंडेशन दूं। और आज जो रिकमेंडेशन दे रहा हूं, हो सकता है 3 महीने बाद मैं रिडम्पशन की भी रिक्वेस्ट डाल दूं उसमें। तो इसमें भी एक साइकिल होती है, तो इसके लिए आपको 3 फॉर्म कर रहा है, ये सलाह आ रही है विवेक जी की तरफ से। लेकिन एक चीज़ विवेक जी मैं पूछना चाहता हूँ, आमतौर पर सवाल ये होता है कि क्या सिलेक्ट करें। मैं आपसे आज जरा उल्टा सवाल पूछता हूँ, क्या सिलेक्ट ना करें, उस पर आप थोड़ी रोशनी डालेंगे? देखिए जो एम्फी गाइडलाइंस है, जो सेबी के गाइडलाइंस है, उसमें बहुत बहुत क्लियर है कि कोई निवेशक हमारे पास भी अगर आता है तो उसका एक रिस्क प्रोफाइलिंग तो हमको भी देखना होगा। क्यों रिस्क प्रोफाइलिंग देखना होता है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि समझ लीजिए अंकुर जी, आप हम दोनों आज पहली बार मिल रहे हैं और आप मुझे बोलते हो कि मुझे निवेश करना है, मैं स्ट्रेट अवे आपको नहीं बोल सकता हूँ कि आप इसमें डाल दो। थोड़ा सा आपका प्रोफाइलिंग करना पड़ता है, जिससे पता चलता है कि आपकी जरूरत क्या है और आपके पास कितना समय है और कितने आप रिस्क ले सकते हो। तो सबसे पहला ये है, जो नहीं करना है आपने जो पूछा है, ये दूसरों की खाली रिकमेंडेशंस पे मत जाओ। चाहे वो मैं बोल रहा हूं तो कोई जरूरी नहीं आप मेरी रिकमेंडेशन भी ब्लाइंडली लो। आपको थोड़ा सा होमवर्क करना होगा, या फिर आप 1 to 1 अपने एडवाइजर से आपको बात करनी होगी, ताकि वो आपके बारे में बेहतर समझ पाए। और
देखिए आज के दिन जो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पे सबको कुछ ना कुछ डालना होता है, तो इसके लिए आपको नए नए रिकमेंडेशंस आते रहते हैं रोज। और सबसे पहले जो नहीं करना है वो है ये है कि आप रैंडम एडवाइस मत लो। अभी उदाहरण के लिए मैं मेरे बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप मेरे जैसे बहुत सारे गेस्ट आते हैं जो रेगुलर आते हैं, कई सालों से है, आपको एटलीस्ट मालूम है। लेकिन आप अगर इंस्टाग्राम में जाओगे, मैं तो आजकल देखता हूँ कि 18 साल का लड़का भी रिकमेंडेशंस दे रहा है, तो वहां पे आप रैंडम एडवाइस नहीं लोगे तो बहुत हद तक आप सेफ रहोगे। तो आपको देखना है कि किससे एडवाइस ले रहे हो। और इटी नाउ स्वदेश आई थिंक बेस्ट प्लेटफॉर्म है एडवाइस लेने के लिए। जी बिल्कुल। तो क्या करना है ये तो ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं करना है। और आपको 2025 में इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप निवेश कर रहे हैं तो सोच समझ कर करिए। अगला सवाल यूट्यूब से हमारे पास है शरण्या जी का। 5 साल का उनका बेटा है और एजुकेशन के लिए 6,000 रुपये प्रति माह की एसआईपी की है। 10% स्टेप अप के साथ 18 साल के लिए करना है। सजेशंस मांग रहे हैं कि एक या दो म्यूचुअल फंड्स कौन से हो सकते हैं जहां पर वो निवेश कर सकते हैं। विवेक जी, आप बताएंगे। तो देखिए, जो 3,000 आप 3,000 रुपए वाली हाँ, जो शरण्या की आप बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि एक सेकंड में आपको ये फंड का नाम बता देता हूँ। तो इसमें ऐसा है कि अगर आपको एसआईपी करनी हो, हम्म, तो मल्टी कैप आप देखिए। एक तो मैंने मल्टी कैप दिया है और एक लार्ज एंड मिड कैप का भी नाम दिया है मैंने। और मुझे लगता है कि आप करीबन 3,000 रुपया महिंद्रा मल्टी कैप है या फिर इन्वेस्को मल्टी कैप है, उसमें आप डाल सकते हो। और जो बैलेंस 3,000 रुपये है, जो लार्ज एंड मिड कैप मैंने बोला है, उसमें आप यूटीआई लार्ज कैप और आईसीआईसीआई लार्ज कैप में डाल सकते हो। अब मैं कारण भी बोलता हूँ। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आपको हर 3 महीना 6 महीने में इसको भी रिव्यू करना होगा। आज के दिन ये जो महिंद्रा मल्टी कैप और इन्वेस्को मल्टी कैप है, एक तो 3 से लेके 5 साल का इनके पास हिस्ट्री है। और जो हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं, वो ठीक ठाक लेवल्स पे है। मतलब बहुत ज्यादा अग्रेसिव भी नहीं है और बहुत ज्यादा एकदम मॉडरेट भी नहीं है, तो मिड लेवल का ये है। और जो मैं यूटीआई लार्ज कैप और आईसीआईसी लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ, इसमें इसके लिए बोल रहा हूँ कि जो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि टॉप 20 होल्डिंग कितना परसेंटेज है पोर्टफोलियो में, यहाँ पे आपको मिलेगा कि 50 से लेके 55% के बीच में है। मतलब ये है कि जो 20 स्टॉक्स है, वहां पे आपको पोर्टफोलियो साइज खाली 50 या 55% का फंड में मिल रहा है। मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है और डाइवर्सिफाइड फंड है। तो इसके लिए ये मेरी चॉइसेस है। और इसी के लिए मैं जो पहले पॉइंट बोल रहा था कि ज्यादा फंड लेते हो तो ज्यादा ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो एक फंड में भी आपको अगर अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है तो आपको ज्यादा फंड लेने की जरूरत नहीं है। मे बी इन चारों में से एक एक फंड आप अगर चूज करो तो काफी रहेगा। बिल्कुल, गोल्स एकदम क्लियर रखिए। फंड्स उतने ही चूज करिए जितने आप मैनेज कर सकते हैं। इनफैक्ट ओवर डाइवर्सिफिकेशन अच्छा नहीं है, ऐसा राय आ रही है विवेक जी की तरफ से। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और सवाल हमारे पास आया है अनुपम जी की तरफ से। 10 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं लमसम। कोई फंड पूछ रहे हैं 10 साल के लिए कहां पर लगा सकते हैं, विवेक जी। देखिए, आप अगर 10 साल के लिए डाल रहे हो तो अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। 31%, जो 3 लाख रुपए है, वो आप लार्ज कैप में डाल दो। और बाकी देखिए, इनकी एज ये सब मुझे ध्यान नहीं है, इसके लिए मैं थोड़ा सा मॉडरेट काइंड ऑफ पोर्टफोलियो इधर बना के मैं आपको बता रहा हूँ। 31% लार्ज कैप है, 31% उसमें लार्ज एंड मिड कैप है, क्योंकि उसमें भी आधा पोर्शन आपको लार्ज कैप में मिल जाएगा। और 40% करीबन 4-1 लाख मैंने बोला है कि आप मल्टी कैप में डाल लीजिए। अब क्यों मल्टी कैप बोला है मैंने, क्योंकि उसमें भी आपको खाली 25-1% जो फंड का है वो आपको स्मॉल कैप मिलेगा, और लगभग 50-1% आपको फिर भी लार्ज कैप मिलेगा। अब मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ये मैंने थोड़ा सा मॉडरेट काइंड ऑफ पोर्टफोलियो बना के आपको बताया है, क्योंकि बाकी डिटेल्स मेरे पास नहीं है। हो सकता है कि जो अनुपम जी है वो 70 साल के हो सकता है कि 30 साल के भी हो, मुझे ध्यान नहीं है। तो इसके लिए ये पोर्टफोलियो, तो अब मल्टी कैप का मैंने ऑलरेडी एडवाइस दिया हुआ था। महिंद्रा है, इन्वेस्को है आज के दिन। लार्ज कैप में आपके पास लार्ज एंड मिड कैप में यूटीआई है और आईसीआईसीआई है।
और लार्ज कैप में आप निप्पॉन लार्ज कैप या जेएम लार्ज कैप भी ले सकते हो। अच्छे अच्छे फंड्स है, अगेन नॉट वेरी अग्रेसिव, और आपको दिखेगा कि वेल डाइवर्सिफाइड फंड्स है, तो आप ऐसे स्प्लिट करके आप निवेश कर सकते हो। और इन केस आप यंगर हो और थोड़ा सा अग्रेसिव जा सकते हो, तो आप अपना एलोकेशन मल्टी कैप में बढ़ा सकते हो। सिंपल चीज है, मतलब 30-30-40 के बदले आप हो सकता है कि 20-20 60 भी कर लो, कोई इशू नहीं हो। जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं विवेक जी, 10 साल में मॉडरेटली कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए, अगर अगर कोई बोल रहा है कि इतना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो वो झूठ बोल रहा है। किसी को नहीं मालूम बाजार क्या करने वाला है। ये फैक्ट है। तो मैं अगर 100% बोलूं तो भी झूठ बोल रहा हूँ, 20% बोलूं तो भी झूठ बोल रहा हूँ, और अगर नेगेटिव बोलता हूँ तो भी झूठ बोल रहा हूँ। मुझे भी नहीं मालूम कितना परसेंटेज आपको मिलने वाला है, लेकिन एक होता है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकली आप अगर देखो, तो मुझे लगता है कि आप क्या होप कर सकते हो, एक्सपेक्ट नहीं है, आप क्या उम्मीद रख सकते हो। उम्मीद ये है कि 12 से लेके 15% भारत के बाजार में आपको मिल जाता है म्यूचुअल फंड्स में, तो ये बहुत सही रिटर्न्स है। और आगे चल के देखिए, आज एफडी करीबन 6-6.5% है, ये गिर के हो सकता है कि 5.5 भी आए आगे चल के। और इसका अगर आपको डबल या ट्रिपल मिलता है तो बहुत अच्छा रिटर्न्स है। आ, वो जमाना गया जो 2020 से लेके हम लोग 24-25 तक देख रहे थे कि हर फंड हाउस आपको डबल भी दे रहा था, वो नहीं होने वाला हमेशा। अब 2024 और 25 में आपको हो सकता है कि 12 से लेके 15% आप उम्मीद कर सकते हो। उससे ज्यादा मिलता है तो वो आइसिंग ऑन द केक है। उतना उम्मीद ऑन दी एवरेज 5 साल। अब जब मैं बोलता हूँ 5 साल एवरेज, समझ लीजिए आपका एक्सपेक्टेशन है कि 5 साल में 100 रुपए का 50 रुपया होना है, आई मीन 150 होना है। तो हम लोग जनरली क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हर साल 10 10 10 10 10 ऐसे होगा। वैसे नहीं होता बाजार। बाजार हो सकता है कि इस साल 10 दे, अगले साल आपको -20 दे, चौथे साल आपको +20 दे, और पांचवें साल आपको बराबर करके 50 हो जाए। तो वॉलेटिलिटी पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन हाँ, 12 से लेके 15% एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है खाली, बस। बिल्कुल, आप सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, बाकी बाजार में जो निवेश म्यूचुअल फंड करते हैं वो जोखिम भरा है। उस बात को, उस तथ्य को बिल्कुल डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखना आपको चाहिए। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे साथ फेसबुक के जरिए जुड़े हैं। सवाल उन्होंने भेजा है, रूपा प्रकाश। आ, जी हाँ, हमारे साथ जो सवाल आया है वो प्रियंका शर्मा जी का है। इनफैक्ट पति पत्नी का निवेश है। 15 साल में 3 करोड़ रुपए का फंड चाहिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए 3 साल में निवेश कर रहे हैं। 4.5 लाख अभी जमा है। मंथली एसआईपी जो है वो 25,000 की है। सवाल यह है कि टारगेट तक पहुंचने के लिए फंड्स का सिलेक्शन सही है या नहीं। किसी फंड्स में कितना मंथली एसआईपी बढ़ाऊं या घटाऊं, या फिर इसके अलावा किसी अन्य फंड्स में निवेश करूं। अगर बदलाव करना है तो मंथली एसआईपी अमाउंट के हिसाब से कृपया बताएं। तो अभी जो मैं 12 और 15% की बात कर रहा था, अब तक मैंने जो भी उदाहरण दिए आपको 12% के उदाहरण दिया है। अब मैं आपको 12 और 15 दोनों के देता हूँ। जो इनको 3 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है, समझ लीजिए अगले 15 साल में, तो आपका जो नेक्स्ट है उसको, उसमें आपको 3 करोड़ रुपए चाहिए। अगर 12% आपको मिलता है, तो आज से आपको करीबन एसआईपी का वैल्यू करीबन 60,000 रुपया आपको जरूरत होगा। हर महीने अगले 15 साल डालते हो तो आपका 3 लाख, 3 करोड़ रुपए हो सकता है। और अगर लमसम चाहिए तो करीबन 55 लाख रुपया आज के दिन। उसमें से आप ये जो 4.5 है वो भी घटा सकते हो, तो मतलब ये हुआ कि करीबन 51 लाख, 50 लाख आप डाल रहे हो। उसके अलावा ये 5 लाख भी आपका अगर निवेश करके आप छोड़ देते हो 15 साल, और अगर आपको 12% मिलता है, तो आपका एंड वैल्यू 3 करोड़ तक मिल सकता है। यही अगर आपको 15 मिलता, आप ज्यादा लकी हो। तो अगर आप ज्यादा लकी हो तो जो एसआईपी जो 60 था उसके बदले आपको खाली 45 चाहिएगा, पहली चीज। और जो रिक्वायरमेंट आप आज 55 लाख की है, वो आपको करीबन 37 लाख ही हो जाएगी। तो ऐसी एक सिचुएशन में मैं तो ये सलाह दूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मल्टी कैप में जाइए। कारण एक यही है, वापस आप अगर स्प्लिट करके डालोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा कि स्मॉल कैप से मैं निकलूं या आज स्मॉल कैप कॉस्टली है, महंगा है। वो जरूरत नहीं है। आप अगर मल्टी कैप में जाते हो तो आपको 25 25 25 तीनों कैटेगरी में मिनिमम 25 मिलता है। और ज्यादातर ये अगर 60,000 रुपया है, ये आप 30-30 करके भी डिवाइड कर सकते हो। बहुत ज्यादा फंड्स जरूरत नहीं है। मैं तो ये एडवाइस करता हूँ, अगर किसी के पास 50,000 भी हो या 60,000 हो,
तो आप 2 या 3 फंड में स्प्लिट करके उसको क्लोजली अगर मॉनिटर करो तो आप ज्यादा कमाओगे, ना कि आप 10 फंड लेके बैठ। बिल्कुल इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगली जो कॉलर हैं वो हमारे साथ रूपा प्रकाश जी हैं। इन्होंने अपना जो सवाल भेजा है वो ईमेल के जरिए भेजा है, और मैं अगर सवाल को सही समझ पा रहा हूं तो सवाल यही है रूपा जी का कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में एसआईपी कर रहे हैं, और 2000 सालाना है और 500 रुपए का स्टेप अप किए हैं। ये दोनों एसआईपी में लॉन्ग टर्म निवेश के लिए कर सकते हैं क्या? अगर आप इस सवाल को समझ पाए हो विवेक जी। ओके, तो देखिए, ये मुझे अच्छा लगा इस बार। सिर्फ 2 फंड है उसमें आप स्टेप अप भी कर रहे हो, तो आपका क्या होगा कि आपका फोकस बराबर रहेगा कि कौन से 2 फंड में आपका पैसा जा रहा है, और आप अच्छी तरह ट्रैक कर पाओगे। मेरे हिसाब से आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हो। जो स्टेप अप है ये बहुत सही तरीका होता है डिसिप्लिन को और भी ज्यादा डिसिप्लिन करना, क्योंकि आपकी इनकम हो सकता है कि हर साल बढ़ती रहे, और अगर आप छोटा छोटा अमाउंट भी बढ़ाते हो एसआईपी में, तो जो एंड रिजल्ट है वो नॉर्मल एसआईपी से आपको एटलीस्ट 1.5 से लेके 2 गुना तक ज्यादा मिल सकता है। ये बेनिफिट होता है इसमें। तो आई थिंक कंटिन्यू करिए, दोनों ठीक है फंड्स। और एक और टिप्पणी करना चाहूंगा मैं, अंकुर, जितने भी सवाल आपने पूछे हैं सब में निपॉन स्मॉल कैप है, राइट? तो मुझे लग रहा है कि ये सारे निवेशक पिछले 2-3 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पे स्मॉल कैप से बहुत ज्यादा परफॉर्म किया है। तो इसके लिए आपको ये भी देखना है कि खाली स्मॉल कैप में नहीं, आप बाकी एरियाज ऑफ द मार्केट में भी जरूर रहे, खाली स्मॉल कैप में मत फोकस करो। जी बिल्कुल, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है और सिर्फ एक फंड पे ध्यान नहीं देना है, ऐसा विवेक जी बता रहे हैं। विवेक जी, लेकिन हम चाहेंगे आप कुछ न्यू ईयर गिफ्ट दीजिए हमारी महिला दर्शकों को, और एक स्पेशल टिप्स हम चाहेंगे उन दर्शकों के लिए जो ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं अपना सफर। मान लीजिए 2 से 3 साल हो गए हैं, अब लक्ष्य तो जाहिर सी बात है ये रहता है कि हमारा जो फंड है और बेहतर हो, लेकिन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, अगर आप उस पे पॉइंट बाय पॉइंट बता पाए। देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट आता है, तो आपको जब जब बाजार गिरे आपको खुश होना है, न कि आपको पोर्टफोलियो खोल खोल के देखना है कि आज मेरा वैल्यू कितना घट गया। कई बार ये होता है कि और मैं तो जनरली थोड़ा सा ब्लंट हूँ, जो मेरे पास भी इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं वो लोग अगर 10 साल के लिए आए, 15 साल के लिए आए, और 1 साल में उनको थोड़ा सा भी अगर टेंशन हो, जैसे पिछले 6 महीने में समझ लीजिए कि बाजार ने खराब किया है, आके पूछेंगे तो मैं तो क्लियरली बोलता हूँ, सर आपका टारगेट 10 साल का है, 15 साल का, आप क्यों 10 महीने में टेंशन ले रहे हो? तो बाजार जब जब गिरता है आपको खुश होना है, और उस समय आपके पास अगर कोई भी एडिशनल पैसा हो, समझ लीजिए आपका एसआईपी 60,000 रुपए का चल रहा है, जैसे एक निवेशक ने पूछा था, और बाजार गिरा, अभी 4,000 पॉइंट गिरा है, आप आज देखिए कि वैल्यूएशन ठीक है। मैं 50-60 हजार रुपये अगर मेरे पास एक्स्ट्रा है, कोई बोनस आया है, या फिर जो पैसा मुझे चाहिए नहीं इमीडिएटली, वो आप अगर निवेश कर सकते हो, तो आपका जो स्टेप अप एसआईपी है ना, वैसा ही काम करेगा ये लमसम में भी। तो फोकस रखिए बाजार पे खाली, और ये नहीं है कि आपको रोज पोर्टफोलियो देखना है, नहीं देखना चाहिए म्यूचुअल फंड में। इनफैक्ट मार्केट में देखना ही नहीं चाहिए साल भर के नीचे, तो फिर भी क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हैं हम लोग, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि 3 महीने से बीच में आप पोर्टफोलियो मत देखो, हर 3 महीने में एक बार देखिए, वो सबसे बेस्ट सलाह रहेगी। और जब आप 10 साल बाद खोल के देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि वाह क्या जादू हुआ है पोर्टफोलियो में। तो ये अगर आपको फील करना है, तो जो पिछले 10 साल से निवेशक बैठे हैं उनसे पूछिए, आपको मजा आएगा सुन। विवेक जी, मैं महिला दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि जो सावधानियां हमारे गेस्ट ने बताई हैं उनको लिख लें, नोट कर लें, और न सिर्फ इस साल बल्कि साल दर साल इन सावधानियों को ध्यान रखें और अपने निवेश को बेहतर बनाते रहें। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए। अभी वक्त